हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की ये है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और फ्यूचर एग्ज़ाम में फिर रिपीट होने के बहुत चांसेस होंगे। सो अपना नोटबुक रेडी रखिए क्योंकि ये रिविज़न आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? किन्हें भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में माना जाता है? तो वो है राजा राम मोहन जी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये ब्रह्मो समाज के ऑर्गेनाइजर हैं। ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया था 1828 में। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन सती प्रथा में भी है। इन्होंने सती प्रथा एबॉलिश किया था 1829 में, ब्रह्मो समाज बनाने के 1 साल बाद। बाकी इन्होंने अपोज किया था, काफ़ी विरोध में थे चाइल्ड मैरिज के, पॉलीगमी के, कास्ट सिस्टम के, सुपरस्टिशन के। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट किया था, विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया था और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था जिसमें साइंस और इंग्लिश पढ़ाने की बात की थी। इनका 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स है, संबत कौमुदी और एक है तोहफत उल मुअद्दीन। 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स याद रखिएगा। बाकी ऑप्शंस में क्या है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद इज बॉर्न इन 1863 में इनका जन्म हुआ था और ये डिसाइपल थे किसके? स्वामी विवेकानंद जी का पहला मतलब नाम क्या था असली? नरेंद्रनाथ दत्ता। और ये शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, जिनका नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन फॉर्म किया था कब? 1897 को। बाकी इनका एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है जो कि बहुत पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1893 में इनका एक इम्पॉर्टेंट स्पीच हुआ था जो कि शिकागो में था, जिनमें इन्होंने अमेरिका के शिकागो में जहाँ इन्होंने संबोधित किया था पहली बार सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के। बाकी वेदांता पॉलिसी फिलॉसफी में काफ़ी रुचि रखते थे और इन्होंने इसको काफ़ी फैलाया। और बाकी ये कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन और डिसिप्लिन में काफ़ी विश्वास रखते थे। बाकी ऑप्शंस में रविंद्रनाथ टैगोर। ये इनको कहा जाता है, गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। गुरुदेव, ये इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बाकी 1913 में फर्स्ट एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक है। इनका कंट्रीब्यूशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन बनाने में है जो कि बना था 1921 में। इन्होंने जनगण मन, हमारा नेशनल एंथम लिखा है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है, हमारा सोनार बांग्ला। और बाकी इन्होंने अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया था कब? जलियनवाला ट्रेजेडी के बाद 1919 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। दयानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज फॉर्म किया था 1875 में और इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास। इन्होंने नो आइडल वर्शिप में, फिलॉसफी में विश्वास रखते थे ये, कोई मूर्ति पूजन नहीं। बाकी इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन को देना, विडो रीमैरिज, अगेंस्ट सुपरस्टिशन और ब्लाइंड रिचुअल्स, ये सब की डिमांड की थी इन्होंने। इनका बुक था सत्यरथ प्रकाश। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर ली। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है राजा राम मोहन के बारे में जो फैक्ट्स जो बताए, आप इसे पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। Very important books. Let's move to the next question. So our next question is, which Governor General introduced the doctrine of lapse? Doctrine of lapse system कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? तो I'm sure आपने नाम सुना ही होगा, लॉर्ड डलहौजी। बट इनसे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स हैं जो जानने लायक हैं, जैसे कि इन्होंने रेलवेज, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, वुड्स डिस्पैच से भी रिलेटेड है, ये वीडो रीमैरिज एक्ट से भी रिलेटेड है,
ग्रैंड ट्रंक रोड से भी रिलेटेड है, बाकी 1857 रिवॉल्ट से भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। बाकी ऑप्शंस में देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। और आप बताएंगे ऑप्शन में कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, आप बताएंगे ये ऑप्शंस में। और बाकी इनका कंट्रीब्यूशन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में था। इन्होंने मैसूर को लिया था टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान को इन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी ऑप्शंस में है लॉर्ड हेस्टिंग, ये थे 1813 से लेके 1813 से लेके 1823 तक। 1813 से लेके 1823 तक थे। बाकी इन्होंने एंग्लो नेपाल गोरखा वॉर और ट्रीटी ऑफ शुगैल जो कि 1816 में साइन किया गया था, उनसे रिलेटेड है ये। इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी न्यूट्रल एक्सपेंड किया। बाकी नेपाल इनसे काफ़ी टेरिटरी हार गया था, जैसे कुमाऊँ, गढ़वाल्स, पिंडारा वॉर से भी रिलेटेड हैं ये। सो इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस है। और इन्होंने प्रेस फ्रीडम एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ है लॉर्ड कर्जन, ये थे 1899 से लेके 1905 तक गवर्नर ऑफ बंगाल। बाकी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पे हुआ था, इन्होंने ही कराया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने दी थी। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इनके पार्टीशन की वजह से। बाकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट की थी ताकि ब्रिटिश कंट्रोल हो सके यूनिवर्सिटीज़ में। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाए थे ये, जैसे कि पोस्टल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी लाए थे 1904 में ही। मेजर इवेंट इनके रिलेटेड दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। दिल्ली दरबार सजा था 1903 में। बाकी ये सब सारे फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड सारे पॉइंट। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे 1948 से लेके 56 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़े हुए थे। और इफ यहाँ पे लिखा इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर द स्टेट वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। इसका कहने का मतलब कि अगर रूलर के पास कोई भी उनका अपना बच्चा नहीं है तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। और इस पॉलिसी के दौरान काफ़ी स्टेट को भी ब्रिटिश ने अपने कब्जे में किया, जैसे कि पहला स्टेट था सतारा 1848 में, दूसरा नागपुर, तीसरा झांसी, फिर संबलपुर, उदयपुर, अवध। अवध को इन्होंने एनेक्स किया था, हड़पा था मिस गवर्नेंस के चक्कर में, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अवध को इन्होंने मिस गवर्नेंस के लिए एनेक्स किया था, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत। बाकी सारे ऑप्शंस को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्होंने कब्जा किया था, सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर। ऑलराइट। बाकी मेजर रिवॉल्ट हुआ था 1857। रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टाइम पे। 1853 में पहला ट्रेन चला था बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर। बाकी यूज्ड फॉर आर्मी मूवमेंट, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बना था कैलकाटा टू डायमंड हार्बर। और पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था डलहौजी के टाइम पे। यूनिवर्सल पोस्टल स्टैम्प, पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है वो भी डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड इम्प्रूव हुआ, ना कि इम्प्रूव किया गया। एजुकेशनल रिफॉर्म भी काफ़ी आए थे, जैसे कि वुड्स डिस्पैच 1854 में। मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है एजुकेशन का, जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन हुआ था इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी बनी थी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना था। सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी हुए थे 1956 में। विडो मैरिज एक्ट इन्होंने सपोर्ट किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर। और फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। सो ये था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये आप आराम से देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन
बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कौन से साल में? तो ये हुआ था 1757 में, ठीक है, 1757 में हुआ था। बाकी एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो वो है 23 जून 1757। ये प्लासी जो है ये वेस्ट बंगाल में एक शहर है जिसका नाम है प्लासी। ये युद्ध हुआ था किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे लीडर, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध होने के काफ़ी रीजंस हैं। ये युद्ध हुआ था ताकि ब्रिटिश ट्रेड प्रिविलेजेस का काफ़ी मिसयूज़ कर रही थी। बाकी सिराजुद्दौला को ब्रिटिश की ग्रोइंग पावर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बीच में हो गया था जिससे टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी। और सबसे बड़ा कारण था मीर जाफ़र ये युद्ध हारने का सिराजुद्दौला का, कि उसका कमांडर इन चीफ जो थे मीर जाफ़र, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। एट द एंड वक्त पे उन्होंने अपना आर्मी उस युद्ध से वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध जीत गए। सो ये था सारा हिसाब किताब बैटल ऑफ प्लासी का। बाकी उस युद्ध में सिराजुद्दौला मारे गए थे, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था जो कि है पपेट लीडर, कठपुतली लीडर था वो ब्रिटिश के हाथों। और बाकी यही था कि ब्रिटिश को बंगाल का सारा कंट्रोल मिल गया था और ये विक्ट्री ने ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन रख दी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ये ही था जिसने ब्रिटिश रूल की पूरी नींव रख दी, पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया ब्रिटिश को। सिराजुद्दौला एक लीडर थे जो इन्हें रोक के रख रहे थे, लेकिन इनको हराने के बाद ब्रिटिश ने अपना पूरा फाउंडेशन मजबूत बना लिया। इसके बाद ब्रिटिश और स्ट्रॉन्ग हो गई और नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अब प्लासी का पूरा हिसाब किताब अच्छे से समझ गए होंगे होपफुली। 1773 लिखा हुआ इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बाकी दिस इज द आंसर, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सारी जानकारियाँ हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिव के बारे में, जो हम लोग डिस्कस कर लिए। मेन रीज़न था ब्रिटिश ट्रेड का मिसयूज़ और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मीर जाफ़र ने ब्रिटिश से मिलकर सिराज को धोखा दिया। बाकी रिजल्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गए और मीर जाफ़र पपेट नवाब बन गया। बाकी इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल की शुरुआत बंगाल से यहीं से हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की इंडिया में? तो ये दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। तो इन्होंने स्टार्ट की थी होम रूल मूवमेंट। ये है बाल गंगाधर तिलक जी, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इनको लोक मान्य तिलक भी कहते थे। क्यों? क्योंकि पीपल एक्सेप्टेड हिम एज देयर लीडर, क्योंकि लोगों ने इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने ही फेमस स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की 1916 में। कहाँ पे? पुणे में, टू डिमांड द सेल्फ गवर्नमेंट। और इन्होंने दो न्यूज़पेपर लॉन्च किए, केसरी और मराठा। केसरी था मराठी में और मराठा था इंग्लिश में। इन्होंने ही गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया टू यूनाइट इंडियंस एंड प्रमोट नेशनलिज्म। तिलक वॉज द मेन लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के ये मेन लीडर थे। और इन्होंने इनका ट्रायो फेमस था, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक जी। इन 1908 में ही वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश फॉर सेडिशन। देशद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। सेंट टू द मांडले जेल इन बर्मा फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। जब ये प्रिजन में थे, जेल में थे, तो इन्होंने गीता रहस्य बुक लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट
और एनी बेसेंट भी थी। बाकी इनके बाद एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, पहले इन्होंने स्टार्ट किया। एनी बेसेंट जी ने मद्रास में स्टार्ट किया और इन्होंने स्टार्ट किया था पुणे में, तो याद रखिएगा। बाकी एनी बेसेंट जी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को लंदन यूके में। ये थी ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोसॉफिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर। एनी बेसेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर सेटलिंग इन इंडिया। ये जन्म से तो ब्रिटिश थी बट सेटल हो गई थी इंडिया में। इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, जैसे कि बोला, मद्रास में। पहले स्टार्ट किया था तिलक जी ने, फिर उन्होंने स्टार्ट किया। और इन्होंने भी एक स्लोगन दिया था कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। और तिलक जी ने क्या स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट। और इन्होंने दिया था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। और 1917 में ये पहली महिला बनी, नॉट भारतीय, पहली महिला बनी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन बनी। 1917 में इन्होंने चेयर किया था। बाकी अगर पूछ ले कि पहली भारतीय प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू 1925 में। लेकिन पहली महिला अगर सिर्फ पूछे तो वो थी एनी बेसेंट जी 1917 में, पहली प्रेसिडेंट आईएनसी की। एनी बेसेंट वर्कड फॉर एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म एंड हेल्प टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज इन वाराणसी एंड लेटर बिकम द पार्ट ऑफ वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये काफ़ी ताल्लुक़ रखती थी, स्पिरिचुअल थी, एजुकेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया, सपोर्टेड द प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर को सपोर्ट करती थी, वुमेन राइट को सपोर्ट करती थी, भाईचारे को सपोर्ट करती थी। और इनकी मृत्यु हो गई थी 20 सितंबर 1933 में, भारत में ही। तो एनी बेसेंट जी, अ ग्रेट लीडर। होपफुली आप समझ गए होंगे और एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में। बाकी चलिए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? लिखा ही हुआ है 1973। ये स्टैब्लिश किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में और कुछ पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड वाराणसी में। ये सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम फिक्स्ड एंड मेड परमानेंट द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय लैंडलॉर्ड्स। ये फिक्स करता है कि कितना आपको टैक्स देना है लैंडलॉर्ड्स को। जमींदार बिकम हेरिडिटरी लैंड ओनर अंडर दिस सिस्टम। वो ज़मींदार बिल्कुल इसमें एक हेरिडिटरी लैंड ओनर बन जाते हैं। ज़मींदार हैड टू पे फिक्स्ड रेवेन्यू एवरी ईयर टू द ब्रिटिश। ज़मींदारों को देना पड़ता है फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश। इफ अ ज़मींदार फेल टू पे रेवेन्यू हिज लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड एंड ऑक्शन। अगर ज़मींदार ने अपना रेवेन्यू पे नहीं किया तो उनका जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के हाथ में चली जाएगी और वो ऑक्शन करके बेच देंगे। पीजेंट्स, जो कि है रैयत्स, बिकम टेनेंट्स एंड लॉस्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लैंड। पीजेंट्स का इसमें कोई राइट नहीं होता और वो बन जाते हैं किराएदार अपने ही ज़मीन में। दिस सिस्टम क्रिएटेड रिच ज़मींदार्स एंड एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स। ये सिस्टम एक बहुत ही अमीर ज़मींदार को काफ़ी प्रमोट कर रहा था और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एज दे फेस्ड हाई रेंट और फोर्स्ड लेबर, इनको काफ़ी हाई रेंट देना पड़ रहा था और ज़बरदस्ती काम भी काफ़ी करवाया जाता था। द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड स्टेबल रेवेन्यू बट मेनी ज़मींदार डिफॉल्टेड ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट। ब्रिटिश ये सिस्टम इसलिए स्टार्ट किया था ताकि वो उसका रेगुलर इनकम आता रहे, लेकिन ज़मींदार ने काफ़ी मतलब इसमें पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे, टैक्स देने में, ताकि क्योंकि उनको क्रॉप फेलियर हो रही थी और सूखा पड़ रहा था। तो इससे ये रिजल्ट हुआ कि ये सिस्टम रूरल पॉवर्टी मतलब काफ़ी गरीबी की तरफ ले गया और एग्रियन डिस्ट्रेस हुआ। एस्टैब्लिश अ फ्यूडल सिस्टम इन इंडिया, और ज़मींदारी प्रथा का ये आगमन शुरू हो गया परमानेंट सेटलमेंट के साथ। होपफुली परमानेंट सेटलमेंट आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, केसरी न्यूज़पेपर किसने लिखा था? सो ऑफ कोर्स ये हमारे लोकमान्य तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट।
केसरी ये लिखा गया था मराठी में, और एक और बुक इन्होंने लिखा था मराठा, जो कि था इंग्लिश में, तो याद रखिएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था इंडियन स्ट्रगल। गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के, और महात्मा गांधी जी ने इनके ऊपर एक बुक लिखा था जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी महात्मा गांधी जी ने भी काफ़ी बुक लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, काफ़ी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इनसाइड ऑफ माई ड्रीम, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड आर्य समाज? तो होपफुली ये आपको पता ही होगा। तो ये फाउंड किया था दयानंद सरस्वती जी ने, कब? 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया, और इनका फेमस बुक था सत्यरथ प्रकाश, और फेमस स्लोगन है बैक टू वेदास। और ये बिल्कुल आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, बिल्कुल मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, सोशल इविल्स के खिलाफ थे। सो ये इम्पोर्टेंट है दयानंद सरस्वती जी। बाकी ऑप्शंस में क्या है? विवेकानंद। विवेकानंद जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है काफ़ी, फिर भी देख लेते हैं। विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। बाकी इन्होंने, ये शिष्य थे किसके? रामकृष्ण परमहंस जी, जिनका भी असली नाम था कुछ और, जो कि था गदोदर चट्टोपाध्याय। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन फॉर्म किया था कब? 1897 में। 1897 में, आप डेट देख लीजिएगा। बाकी मेरे पास कोई अच्छा पेन नहीं है, तो जैसे भी लिख पा रहे हैं। सो स्वामी विवेकानंद जी ने ये 1897 में फॉर्म किया था बेलूर मठ में। और इनसे रिलेटेड क्या है? 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ये नेशनल यूथ डे, इनके बर्थडे पे, नेशनल यूथ डे। बाकी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया था, या मोटो कह सकते हो, कि अराइज अवोक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी ये स्लोगन, कि अराइज अवोक एंड नॉट स्टॉप, जब तक मत रुकिए जब तक ये गोल अचीव ना हो जाए। बाकी इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका भी कहा था 1893 में शिकागो में। अपना पहला भाषण दिया था इन्होंने शिकागो में, जिसमें पहली बार इन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। बाकी इनकी डेथ हो गई थी 1902 में बेलूर मठ में ही, जो कि है कैलकाटा में, कैलकाटा वेस्ट बंगाल। सो फुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आंसर है दयानंद सरस्वती। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। सो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 को। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, और हमें काफ़ी पॉइंट्स भी कवर करने हैं। सो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ 1942 को, और ये मूवमेंट के बारे में सारी जानकारियाँ हम लोग देखेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट। सो नेशनल क्विट इंडिया इज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये 1942 में हुआ था। तो आप एग्जैक्ट डेट इसका याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में हुआ था, जो कि बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था आईएनसी सेशन में। इसमें स्लोगन दिया गया था डू एंड डाई का, गांधी जी ने स्लोगन दिया था। ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रूज मिशन, वो भी 1942 में आया था। और ऑल लीडर्स इसमें मेजर लीडर्स थे, जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद। और इनको नेक्स्ट डे ही अरेस्ट कर लिया गया था, 9 अगस्त में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। मूवमेंट बिकम लीडरलेस मूवमेंट बन गया था। बाकी पुलिस, पीपल अटैक पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, और ये वॉलेंट मूवमेंट बन गया था काफ़ी रीजन में। और यूथ स्टूडेंट्स और वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ था इस मूवमेंट में, जैसे कि अरुणा आसफ अली जी ने नेशनल फ्लैग होस्ट किया था ग्वालियर टैंक में। उषा मेहता जी ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट की। ब्रिटिश ने हार्श मेथड यूज़ किया इसमें, लाठी चार्ज, अरेस्ट, सेंसरशिप। मूवमेंट फेल हुआ बट इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स जगा दी थी लोगों के अंदर, और यही एक फाउंडेशन स्टोन बना 1947 के इंडिपेंडेंस का। क्विट इंडिया इम्पॉर्टेंट है
आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा एक नया ऑफिस मतलब कौन सा एक नया रैंक क्रिएट हुआ? तो वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ये पहले नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम ये शुरू हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है। सो देख लेते हैं इसके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये मूवमेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला स्टेप था जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था। वैरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि ये पोस्ट से स्टार्ट हुआ था। बंगाल और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आ गए हैं, मतलब उनकी पावर कम हो गई है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस थे। कंपनी के ऑफिस को ब्राइब, गिफ्ट और करप्शन ये सब लेने से मना कर दिया गया था। बाकी गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर काउंसिल में बनाए गए। इस एक्ट के बाद मतलब पहली बार इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया। ये एक्ट इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्पफुल था। इस एक्ट ने कंपनी रूल की कमाइयों को हाईलाइट किया, जिसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। सो इट वॉज सिंपल लैंग्वेज में रेगुलेटिंग एक्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विथ। पहला मराठा एंग्लो वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ? सो वो ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ पहला एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ। ये ट्रीटी साइन कब हुआ था? ये ट्रीटी साइन हुआ था 1782 में बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग एंड मराठा लीडर महादजी सिंधिया। और ये 40 ईयर्स तक ये ट्रीटी के साथ शांति बनी रही, मतलब मराठा और ब्रिटिश के बीच शांति बनी रही, ये ट्रीटी ध्यान में रखते हुए। बाकी मराठास ने रघुनाथ राय को सपोर्ट का विड्रॉ किया, मतलब मराठास ने रघुनाथ राय का सपोर्ट मतलब वापस ले लिया, उन्होंने सपोर्ट किया था इनको। बाकी है ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ बसेन। ट्रीटी ऑफ बसेन साइन हुआ था 1802 में, किसके बीच में? पेशवा बाजीराव दो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये ट्रीटी था, पेशवा ने ब्रिटिश ट्रूप को एक्सेप्ट कर लिया और सब्सिडरी लैंड्स के अंदर आ गए थे, साइन कर लिया था इन्होंने। बाकी इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया था। मराठा कॉन्फेडरेंसी एक्सट्रीमली वीक हो गई थी इसके बाद। बाकी है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर इज इम्पॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था सिख और एंग्लो के बीच, कब? 1846 में। और ये पंजाब टेरिटरी ब्रिटिश के अंदर चली गई थी, और कश्मीर को भी लेटर गुलाब चंद को सेल कर दिया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। गुलाब सिंह को दे दिया गया था कश्मीर को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मतलब साइन होने के बाद। और लाहौर दरबार बहुत ही वीक हो गया था। और एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर तो बहुत काफ़ी पहले हुआ था, 1665 में। 1665 में हुआ था शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में, जो कि औरंगजेब का रिप्रेजेंटेटिव था। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और शिवाजी ने 23 फोर्ट मतलब 23 फोर्ट सरेंडर किया, और होस्टेज के रूप में उनका बेटा संभाजी को दे दिया गया था औरंगजेब को। लेटर शिवाजी ने स्केप करके ट्रीटी ब्रेक कर दी थी। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पूना पैक्ट वॉज एसोसिएटेड विथ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था? तो वो साइन हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो कि बार बार रिपीट होता है। सो पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। इस एग्रीमेंट में अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों इन्वॉल्व थे।
ये पैक्ट यरवड़ा जेल जो कि पुणे में है, वो उसमें साइन हुआ था जब गांधी जी ने जेल में हंगर स्ट्राइक पर थे वो। ये पैक्ट यरवड़ा जेल में साइन हुआ था, तो पता है ये पैक्ट साइन क्यों हुआ था, इसका मेन इशू था क्या, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड मिले ताकि उन्हें अपना अलग वोटिंग राइट मिले, और ये था डिमांड अंबेडकर जी का। बाकी ब्रिटिश पीएम रामजे मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड 1932 में दलित को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था, और गांधी जी ने इसका अपोज किया क्योंकि उनको अकॉर्डिंग टू हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करेगा। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये जो मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया है, ये सोसाइटी को डिवाइड करेगा, और ये गांधी जी को पसंद नहीं आया। और अंबेडकर जी ने नेगोशिएशन के बाद सेपरेट इलेक्ट्रोड की जगह रिजर्व सीट्स को एक्सेप्ट किया, और पैक्ट के बाद दलित को जनरल इलेक्ट्रोड में अलग सीट मिले, रिजर्व सीट मिलने लगी। रिजर्व सीट का काउंट था 71 से बढ़ के 148 हो गया था प्रोविंशियल असेंबली में। इस पैक्ट ने इंडिया में दलित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिस स्ट्रॉन्ग किया। सो सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझा दिया गया है, बिल्कुल इसे पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और याद रखिएगा कब साइन हुआ था, 1932 में। So our next question is, which movement was launched after the Jallianwala Bagh massacre? जलियनवाला बाग मैसेकर के बाद कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ? सो वो लॉन्च हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कब? 1920 में। ये मूवमेंट 1920 से लेके 22 तक चला। बाकी इसमें क्या क्या था, नॉन वायलेंस का इसमें बेस बनाया गया था, नॉन वायलेंस होगा, स्कूल्स को, कोर्ट्स को, फॉरेन गुड को बॉयकट करेंगे, ये सारा इसमें था। और ये बंद हो गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1992 में चौरी चौरा मूवमेंट हो गया था, काफ़ी वो काफ़ी मतलब वॉयलेंट मूवमेंट हो गया था, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मेजर स्लोगन नॉन वॉयलेंट था। बाकी बॉयकट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, सब कुछ बॉयकट कीजिए ब्रिटिश का। सत्याग्रह और नॉन वॉयलेंस इसका मेन बेस था। ये आ जाता है कभी कभी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मेन बेस क्या था, तो वो था सत्याग्रह और नॉन वॉयलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कॉरपोरेशन 2 साल तक चला मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, स्टार्टिंग ईयर 1920, और अगस्त 1920 में ऑफिशियल लॉन्च हुआ था इसका कैलकाटा के कांग्रेस सेशन में। बाद में इसको नागपुर सेशन में लॉन्च किया गया। मूवमेंट का मेन गोल था ब्रिटिश को नॉन वायलेंट तरीके से कमज़ोर करना। ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में भी चलाया गया था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सपोर्ट दिया। मूवमेंट गांधी जी के प्रिंसिपल नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पर बेस्ड था। लोगों ने फॉरेन क्लोथ, लिकेर, ब्रिटिश टाइटल सब कुछ बॉयकट किया। एग्जाम्पल जैसे इसमें था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो, ये था स्लोगन। स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बॉयकट किया, नेशनल स्कूल्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया। लॉयर जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश कोर्ट को छोड़ दिया। पीपल लोगों ने चरखा और खादी को प्रमोट किया। गांधी जी के स्पिनिंग व्हील को सिंबल बना लिया। मूवमेंट सडनली चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी वॉलेंट हो गया था, और 22 पुलिसकर्मी इसमें अपनी जान गंवा बैठे थे। इस वजह से गांधी जी के को बाद में अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए जेल में रख दिया गया, और 2 साल इन्होंने जेल में बिताया, फिर इन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। सो दिस वॉज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, Vernacular Press Act was passed by? It was passed by Lord Lytton. इन्होंने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। When? The date is very important, 1878। और इसको खत्म किया था किसने? लॉर्ड रिपन जी ने। ठीक है, सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। बाकी ऑप्शंस में जो
है वो भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने किया था 1905 में, ठीक है। और बाकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने दी थी। यूनिवर्सिटी एक्ट आया था इनके टाइम पे 1904 में, 1904 में आया था यूनिवर्सिटी एक्ट। मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी आया था। हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया। बाकी पोस्ट और रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। और ही कॉल्ड नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट स्टिल आप याद रखिएगा। बंगाल पार्टीशन की अपोजिशन में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पे। बंगाल पार्टीशन लेटर 1911 में कैंसिल कर दिया गया। और कर्जन को इंडिया में रिएक्शनरी या कठोर नीति वाला गवर्नर माना जाता है। बाकी वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग जी को 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक। और सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कैलकाटा की स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे भी यही थे। रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने वाले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप भी इन्होंने की थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे ये गवर्नर थे। रोहिला वॉर के टाइम पे ये गवर्नर थे। और इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज इन्होंने बनाया था। एसिटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था इन्होंने, जो कि विलियम जॉन्स ने शुरू किया था 1784 में। और हेस्टिंग पर करप्शन चार्जेस लगे थे। बाकी इन पे हेस्टिंग पे करप्शन चार्जेस लगे थे। इम्पीचमेंट ट्रायल भी हुआ था बट इन्होंने इसे फेस किया और ये बरी हो गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को डेवलप किया उन्होंने। बाकी इन्हें कहा गया रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वेरी इंपॉर्टेंट, पास बाय लॉर्ड लिप्टन। वही वाइसरॉय हैं ये जो इन्होंने रॉयल टाइटल एक्ट और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था कब, 1877 में। बाकी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को कंट्रोल और सेंसर करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। ये एक्ट मेनली बंगाली, उर्दू, मराठी और हिंदी न्यूज़पेपर को टारगेट करने के लिए था। इंग्लिश न्यूज़पेपर इसे एग्जेम्प्ट रखा गया, ये विच शोज द रेसिस्ट पॉलिसी। इंग्लिश न्यूज़पेपर पे लागू नहीं होता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बाकी सारे लैंग्वेज में लागू होता था। न्यूज़पेपर को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कुछ भी लिखने पर पाबंदी थी। प्रेस सील हो सकता था, प्रिंटिंग मशीन सीज हो सकती थी, पब्लिशर को वार्निंग या फाइन लग सकता था। इस एक्ट को काफ़ी ऑपोजिशन हुआ बाय इंडियन लीडर्स और जर्नलिस्ट। लेटर इन 1883 में लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया और क्योंकि ये अनफेयर और रिप्रेसिव था। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। विच लीडर वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इट्स दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक फेमस इकोनॉमिक थ्योरी दिया था, कौन सा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि ब्रिटिश इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिश कैसे भेज रही है। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाकी ये 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी के, 1863 में, 1886 में, 1886 में, 93 में और 1906 में। So he has thrice presided over the INC meeting। और 1906 में कांग्रेस सेशन में इन्होंने डिमांड रखा था क्या, स्वराज का, जो कि मतलब है सेल्फ रूल। और फर्स्ट टाइम आईएनसी ने क्लियर पॉलिटिकल डिमांड रखा 1906 के कैलकाटा सेशन में। पहला इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुआ कब, 1892 में। ये वही है दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। और बाकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थे ये, फ्रिस्बरी सेंट्रल, लंदन का है ये। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस को रिक्रूटमेंट का सपोर्ट किया। बाकी 1917 में का देहांत हो गया बट इनके आइडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल को डायरेक्शन दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। So the civil disobedience movement started with
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कौन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? सो इट स्टार्टेड विथ डंडी मार्च। डंडी मार्च जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट हुआ था 1930 में विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बाकी चौरी चौरा पढ़ चुके हैं। 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में हुआ था। बाकी क्विट इंडिया 1942 में हुआ था, 8 अगस्त, डेट याद रखिए। बाकी डंडी मार्च जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, रिमेंबर द डेट। मूवमेंट इज लेड बाय महात्मा गांधी। मार्च बिगेन फ्रॉम साबरमती से गुजरात के डंडी तक हुआ था। टोटल 390 किलोमीटर था डिस्टेंस। 78 वॉलंटियर्स थे गांधी जी के साथ। बाद में थाउजेंड्स लोग जुड़ गए। सॉल्ट एक्ट, पर्पस क्या था इसका? सॉल्ट एक्ट तोड़कर ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स को प्रोटेस्ट करना, मतलब सॉल्ट को कॉमन मैन सिंबल बनाया गया और इसकी सॉल्ट टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। मूवमेंट था नॉन वायलेंस का था, सत्याग्रह का था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया जो सिंबॉलिक रिवॉल्ट था। सो ये मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फॉर्मल बिगिनिंग था। इंटायर नेशन ने क्लोथ, लिक्योर, बॉयकॉट, टैक्स रिफ्यूजल, सॉल्ट मेकिंग मूवमेंट ज्वाइन किया। ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया। थाउजेंड्स अरेस्ट हुए इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू। मूवमेंट ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन अट्रैक्ट किया। ब्रिटिश रूल की लेगिटिमेसी को चैलेंज किया। इंपॉर्टेंट मूवमेंट है डंडी मार्च। डेट याद रखिएगा, बाकी किलोमीटर याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ गए वो याद रखिएगा, वॉलंटियर्स कितने थे, एवरीथिंग। स्वदेशी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑप्शंस में था। 1905 में स्टार्ट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट के बाद स्टार्ट हुआ ये। मेन कॉज है इसका, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्टार्ट किया था। स्वदेशी का मूवमेंट है अपने देश की चीज़ें यूज़ करने और विदेशी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना। और इस मूवमेंट कनेक्टेड मूवमेंट स्वदेशी के साथ बॉयकॉट मूवमेंट भी चला। पॉपुलर इसमें स्लोगन दिया गया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर ने दिया था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस मूवमेंट के लीडर कौन कौन थे? तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। मेथड इसमें कौन सा यूज़ किया गया था? फॉरेन गुड का बाइकआउट, फॉरेन क्लोथिंग को जलाया गया, खादी और हैंडलूम का यूज़, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाया गया था, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया था इसमें रविंद्र टैगोर का रोल था कि रविंद्र टैगोर ने रक्षाबंधन मूवमेंट स्टार्ट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। और इम्पैक्ट इसका पड़ा था, इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो गई थी, जैसे कि टेक्सटाइल, शॉप, शुगर, मैच बॉक्स, हैंडलूम। और मूवमेंट 1905 से लेकर 1908 तक चला, स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट था ये। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी मूवमेंट। The next question is, the first Indian to pass the Indian Civil Service exam was? पहला इंडियन जिसने की इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। पहले तो ये बताइए कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सरदार पटेल को, ठीक है। और ऐसे अगर सिविल सर्विस की जनक बोलेंगे तो वो कॉर्नवालिस को बोलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो आंसर इसका होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to pass the civil service examination. बाकी ये टैगोर रविंद्र टैगोर जी के बड़े भाई थे और इन्होंने क्रैक किया था, कब किया था? 1863 में, ठीक है, सिविल सर्विस को पास किया था। बंगाल रेनेसा में इनका इम्पोर्टेंट रोल था, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज को भी जो कि राजा राम मोहन का एक्ट था इसको भी सपोर्ट किया। सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया, एजुकेशन फील्ड में भी काम किया। एकला चलो रे नेशनलिस्ट सॉन्ग लिखा, ये सॉन्ग असली में सत्येंद्र नाथ जी ने लिखा था, बाकी इसको पॉपुलर किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लिटरेरी वर्क में पोइट्री और एसे भी लिखते थे ये। इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्पिरिट को प्रमोट किया और उनका डेथ हो गया था 1923 में।
सो इम्पोर्टेंट है सत्येंद्र नाथ। बाकी एक और नाम इस कंफ्यूज मत कीजिएगा, सुरेंद्र नाथ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इनको इंडियन बॉर्के भी कहते हैं। ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इसके फाउंडर है, जो कि फाउंड हुआ था 1876 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन लेटर ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इन्होंने भी इंडियन सिविल सर्विस ट्राई किया था, बट ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डिसमिस हो गए थे। बाकी कांग्रेस के अर्ली लीडर में इनका नाम शामिल है। स्वदेशी और नेशनलिज्म को प्रमोट किया। न्यूज़पेपर भी लॉन्च इनका एक था जिसका नाम था द बंगाली, ठीक है, द बंगाली न्यूज़पेपर। सिविल राइट्स और यूनिटी पे फोकस था इनका। बाकी ये मॉडरेट अप्रोच रखते थे और 1925 में इनका देहांत हो गया। दादा भाई नौरोजी के बारे में लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 3 बार इन्होंने INC सेशन होस्ट किया। बाकी 1906 में इन्होंने कैलकाटा सेशन में स्वराज का स्लोगन दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था बुक। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले इंडियन थे। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए। मॉडरेट लीडर थे। बाकी ये इन्होंने एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और इनकी डेथ हो गई थी 1917 में। और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था मैडम बिकाजी कामा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो बाकी गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ महात्मा गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? सो द अलीगढ़ मूवमेंट was started by सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, ये इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। इनका जन्म हुआ था 1817 दिल्ली में। इसके फाउंडर है अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर है ये। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इन्होंने फॉर्म की थी 1875 में। बिलीव इन मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन में बिलीव करते थे फॉर मुस्लिम्स। इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। इंडियन मुस्लिम सोसाइटी को भी अपलिफ्ट किया। बुक लिखा था इन्होंने असबाबे बगावत हिंद, मतलब कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857 के ऊपर था ये बुक। प्रमोट की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट लेटर इनकरेज सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी। स्टार्टेड जर्नल्स लाइक तहजीब उल अखलाक for social reforms, then supporter of moderate political approach with British, died in 1897. So Sir Syed Ahmad Khan, important. The first war of independence is associated with first war of independence कब हुआ था basically? So ये हुआ था 1857 and very important revolt. This is the first war of independence. इसका 10 मई 1857 मेरठ से ये शुरू हुआ। ये शुरू क्यों हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज की विद काउ एंड पिग फैट, ताकि ये शुरू हुआ था इसके अगेंस्ट की राइफल्स को पिग और काउ के फैट से बनाया गया। तो इंडियन मुस्लिम दोनों, इंडियंस और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों भड़क गए और प्रोटेस्ट किया। बाकी इसमें मेन लीडर्स भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। मंगल पांडे बैरकपुर, बहादुर शाह जफर दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार, तत्या टोपे कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस नेम्स। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट क्या था? इनिशियली सिपाही म्यूटिनी, लेटर बिकम अ मास अपराइजिंग। कॉजेज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल रिफॉर्म्स, सती एक्ट, विडो रिमैरेज एक्ट, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। मेन स्लोगन इसमें था दिल्ली चलो एंड रिस्टोरेशन ऑफ मुगल रूल। British response took help from 6 Gorkhas and princes, better weapons and communication, telegraph, railway. फेलियर था ये मूवमेंट लैक ऑफ यूनिटी की वजह से, नो सेंट्रल लीडरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड ऑफ रिवॉल्ट का क्या है? एंड ऑफ रिवॉल्ट हुआ था 1858 में, जिससे कि क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में ये नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन और इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी और ये मूवमेंट खत्म हुआ एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के साथ और पावर ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश क्राउन के पास। वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा पहला सेट खत्म होता है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा
हेल्पफुल वीडियोस जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करे, प्रिपरेशन को बूस्ट करे और ला सके। चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने रहे तो सीरियसली यू आर प्रिपेयरिंग वेल। और मॉडर्न इंग्लिश कभी कभी बोरिंग लग सकता है, बट जब PYQ के थ्रू पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर और इजी हो जाती हैं। तो वही, अगर आप सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम तक हम मिलकर स्मार्ट स्टडी कर सकें और आप एग्ज़ाम को बूस्ट कर सकें, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को काफ़ी और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।